गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक बेटा डिस्कस कर रहे थे वो था अमालगमेशन। बहुत कुछ डिस्कस कर चुके, चैप्टर में काफी आगे आ चुके हैं हम लोग। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्या, मेथड ऑफ in the books of परचेजर। एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, लमसम मेथड, हिंदी बोलते हैं एक मुश्त भुगतान विधि। नाम से पता पड़ रहा है कुछ निश्चित है। एक मुश्त भुगतान विधि लमसम का मतलब कि जब भी कोई कंपनी परचेजर कंपनी जो भी है वो कंपनी जब वेंडर कंपनी को क्या करती है, खरीदती है, परचेज करती है, तब परचेजर वेंडर को सारा का सारा पेमेंट एक साथ ही दे देता है। एक मुश्त मतलब कि एक साथ दे दिया। मान लिया कि परचेजर कंपनी ने वेंडर कंपनी को 50 लाख रुपए का खरीदा है, तो पूरा पेमेंट क्या करेगा, 50 लाख क्या करेगा, एक साथ ही पेमेंट दे देगा। और किस में देगा वो, अब वो डिपेंड करता है कि इसने इसको सारा पेमेंट किस में किया। हम आपको बता चुके हैं कि आप शेयर्स में पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे उसको पेमेंट कैश में कर सकते हैं, बट जो भी करना है ना वो आपको एक साथ देना, टुकड़े में नहीं देना, एक साथ एक मुश्त लमसम आपको यहाँ क्या करना है, सारा का सारा क्या करना है, पेमेंट एक साथ देना है। ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो हमारा है इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में इस मेथड के बारे में पूछा जाता है। नेट असेस मेथड। नेट असेस मेथड की शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि देखिए, हम लोग ये पेमेंट कर देना, पेमेंट ये पेमेंट है क्या, क्या नाम है इसका, पेमेंट है परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। और जब हम नेट सब असेस मेथड की बात करते हैं तो उसमें क्रय प्रतिफल की जब आप गणना की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस असेट्स। क्या लेंगे बेटा, ग्रॉस मतलब की सकल, मतलब कि सारी असेट्स लेनी है। क्या लेनी है, सारी असेट्स लेनी है। ठीक है। ग्रॉस असेट्स में से आपको क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज। क्या माइनस करनी है, लायबिलिटीज। लेकिन वो भी कौन सी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्स में क्या करेंगे, आप उससे माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको करेंगे परचेज कंसिडरेशन। इस मेथड के अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको प्रश्न में देखिए आपको बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट के दो पार्ट में, एक होता है असेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। असेट्स साइड में जो भी असेट्स दी होती है उसकी वैल्यूज दी होती है, ठीक है, लायबिलिटीज दी होती है। जो वैल्यू बैलेंस शीट में आपको दी गई है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू मतलब पुस्तक मूल्य। ठीक है, क्लियर। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आप करेंगे बैलेंस शीट के नीचे संपत्तियों के नए मूल्य जिन्हें पुनः मूल्यांकन मूल्य भी कहा जाता है या बाजार मूल्य कहा जाएगा। अगर नए वैल्यूज की असेट्स संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया गया है या उनकी आज बाजार में करंट रेट ये चल रही है, अगर आपको संपत्तियों के नए मूल्य अगर आपको नीचे दे रखे हैं, चिट्ठे के नीचे बैलेंस नीचे दे रखे हैं, तो आपको वो वैल्यू भी लेनी है जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी है उसको नहीं देना है। नई वैल्यूज जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, नीचे बैलेंस शीट नीचे दी हुई है, आपको उन वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस असेट्स मतलब कि जितनी भी सकल असेट्स को लिया जाएगा, सकल संपत्ति को लिया जाएगा
पोस्ट में से दायित्वों को जो भाग दायित्व माइनस कर देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि गुडविल पहले आपको कैलकुलेट करनी है, अगर नीचे आपको गुडविल बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी हुई है लेकिन नीचे गुडविल के बारे में अगर आपको कुछ सूचनाएं दे रखी है तो पहले गुडविल को कैलकुलेट करना। और गुडविल is also an part of balance sheet because goodwill is an intangible assets, इसलिए वो भी किसमें आएंगे अगेन ग्रॉस असेट्स में आएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ नेट एसेट्स मेथड जिसके अंदर ग्रॉस असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस किया गया है और जो बचता है वो क्या होता है ट्रेड परचेज कंसीडरेशन बचता है। ठीक है, एंट्रीज चार नंबर के अंदर वही होगी जो आपको पता ही थी। नेक्स्ट बात करते हैं वो है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि परचेज कंपनी सेलर कंपनी को वेंडर कंपनी को जो भी पेमेंट देगी वो क्या देगी डायरेक्ट देगी, लेकिन नेट पेमेंट की पेमेंट किसका देगी सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट शेयर होल्डर्स को करना है। क्या कहना है, सीधे सी बात है ना कि जो पेमेंट आपको शेयर होल्डर को करना है वो आपको सीधा दे देना है। अब आप शेयर्स में दीजिए या प्रेफरेंस शेयर दीजिए या कैश में दीजिए, इट्स योर ओपिनियन, या आपका परसेप्शन है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप पेमेंट किस पे करना चाहते हैं। लेकिन कौन सी वाली बात कर रहे हैं हम, अंशधारियों को किए गए भुगतान से तात्पर्य है। यहाँ किससे बात कर रहे हैं कि नेट पेमेंट होगी शुद्ध भुगतान विधि, हिंदी बोलते हैं शुद्ध भुगतान विधि जो है आपकी, उसके अंदर आपके द्वारा अंशधारियों को जो भी पेमेंट किया जाता है वो नेट पेमेंट मेथड के अंदर आता है। इसके अलावा अगर परचेज कंपनी ने डिबेंचर्स या किसी और लायबिलिटीज का अगर भुगतान किया है तो वो नेट पेमेंट मेथड का पार्ट नहीं बनता है। आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इन मेथड्स में जो हमने असेट लायबिलिटी जो भी आया उसका पेमेंट किया है, लेकिन मैं इस मेथड की बात जो कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं कि अंशधारियों को जो भुगतान करोगे एट द एंड ऑफ बस वही आता है नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, हिंदी लिखा हूं शुद्ध भुगतान विधि। लास्ट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। इंटरेस्ट वैल्यू शेयर मेथड अंशों के आंतरिक मूल्य, अंशों की आंतरिक मूल्य विधि, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। अगेन वही बात, आप सारी असेट्स लेंगे, ठीक है, असेट्स में से आप वही हमारे बाहरी दायित्व को माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा ये बेसिकली क्या बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। इस परचेज कंसीडरेशन को आपको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्या करना है शेयर करने हैं, तो जो आपको अमाउंट आ रहा है वो क्या है अंशों की आंतरिक मूल्य आ रहा है, क्या है कि अंशों का आंतरिक मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी की जो अंशों के मूल्य जो है वो कंपनी के, देखिए कंपनी शेयर जो है हम नया चैप्टर क्या एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे वैल्यूएशन शेयर, जिसके अंदर शेयर्स की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू बहुत डिटेल में फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोला इंट्रिंसिक वैल्यू की जब बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें क्या होते हैं कि जो असेट्स हैं उनमें से मैक्सिमम माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को परचेज कंसीडरेशन कहा जाता है, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के हैं और जो हमें वैल्यू क्या आएगी अंशों की आंतरिक मूल्य मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर आएगी, और इस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पेमेंट होगा वो हम विक्रेता कंपनी को क्या करेंगे पे करेंगे। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ accounting in the books of purchaser।
अगर आपको एग्जाम में कहता है कि क्रेता की पुस्तकों में किन किन विधियों द्वारा या क्रेता की पुस्तकों में लेखांकन करने की विधियों को समझाइए, तो आपको ये 4 विधियां जो हैं क्रेता की पुस्तकों में, लमसम मेथड, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट ट्रेजरी ऑफ शेयर मेथड, इन चारों को आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया है एक एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दीजिएगा और ये आपको पता करना है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो, इस टॉपिक में कोई भी अगर कंफ्यूज हो, तो आप मुझे कॉल करिए या जैसे आपको इस तरह के आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।